Hello students, myself Vishal Shankar Srivastava, working as assistant professor in GL Bajaj Engineering College, Greater Noida, in Mechanical Engineering Department. Today we are going to discuss about grinding operations and there some analysis like chip thickness, material removal rate and guess criteria. Basically this subject belongs to second year manufacturing process and this topic in unit 3 grinding operations या grinding machining operations कहते हैं इसे, ठीक है. We are going to start this topic. Today we are going to discuss maximum chip thickness and guess criteria, surface and cylindrical grinding process. Basically मतलब जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है ये दो रहेगा, उसके बाद हम थोड़ी सी थ्योरी पे डिस्कस कर लेंगे जो कि एज यूजुअल जो हमारा सिलेबस का पार्ट है, ठीक है. तो सबसे पहले हम चलते हैं कि चिप थिकनेस एंड गेस क्राइटेरिया की बात करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई वी स्टडी दिस टॉपिक मैक्सिमम चिप थिकनेस. बेसिकली बिफोर गोइंग टू मशीनिंग या एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस वी आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज द मशीनिंग ऑपरेशंस. और ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे की ही बात हो, इकोनॉमिक की ही बात हो. मशीनिंग ऑपरेशंस में जितने पैरामीटर्स होते हैं लाइक पावर, मैन पावर और आपका रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, सबको ऑप्टिमाइज करते हैं. तो अगर हम मशीन्स के पैरामीटर को देखेंगे तो डेप्थ ऑफ कट, फीड रेट और कटिंग स्पीड, ये सब चीज़ें होती है. कूलेंट का रेट भी होता है कि कूलेंट किस रेट से फ्लो कर रहा है, क्या कूलेंट का मटेरियल है, उसकी कूलिंग कैपेसिटी क्या है, वो सारी चीज़ें पे हम डिस्कस करते हैं. तो मैक्सिमम जो चिप थिकनेस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं गेस्ट क्राइटेरिया के कैटेगराइज में. गेस्ट ने एक ये गेस्ट साहब थे हमारे, उन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया था. वो बताया था कि इस तरीके से अगर हम मशीनिंग करेंगे ग्राइंडिंग में तो हमें मैक्सिमम चिप थिकनेस मिलेगी, और मैक्सिमम चिप थिकनेस मिलेगी तो हमारा मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा होगा. और मटेरियल रिमूवल रेट जब ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन हमारा बहुत तेज़ी से परफॉर्म होगा. फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात कर लें कि हमारे पास ये ग्राइंडिंग व्हील है, ऐसा ही कुछ होता है. ये सेंटर एक्सिस पे इसका सॉफ्ट है, ये रोटेट करता है. ये जब किसी चीज़ से कट करेगा, सपोज करिए कि वर्क पीस से कट करेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि फीड आप सडनली आपने 0.5 mm दे दिया, 1 mm दे दिया, 0.5 mm या 1 mm दे दिया, फिर तो ये जैम कर जाएगा व्हील्स, या ये डैमेज हो जाए, क्रैक कर जाए, ये व्हील ही हमारा क्रैक कर जाए, कुछ भी हो सकता है. मतलब बट इतना ज़्यादा डेप्थ में आप डेप्थ ऑफ कट नहीं दे सकते, या फीड हमारा इतना ज़्यादा नहीं हो सकता. तो वो एक ऑप्टिमाइज होना चाहिए कि कितना होना चाहिए, क्या मटेरियल, इस पर भी डिपेंड करता है मटेरियल की हार्डनेस पे. ग्राइंडिंग व्हील का क्या आरपीएम है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत तेज़ी से होता है. फ्रिक्शन जब होता है तो हीट जनरेट होती है. हीट होने के बाद इसकी भी सरफेस प्रॉपर्टी चेंज होती है वर्क पीस की, और इसकी भी सरफेस प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. किसी भी हार्ड मटेरियल्स को भी अगर आप हीटअप करोगे तो उसकी सरफेस की जो प्रॉपर्टी होगी वो डक्टाइल फेज में जाने की टेंडेंसी होती है. तो वो कहीं ना कहीं मशीनिंग ऑपरेशंस को अफेक्ट कर देगा. तो वो जो हमारा जो है कि गेस्ट क्राइटेरिया, उन्होंने बताया कि अगर हम वेलोसिटी और रेशियो, कटिंग रेशियो, जैसे चिप थिकनेस रेशियो यहाँ पे है, और डेप्थ ऑफ कट है, और वर्क पीस की वेलोसिटी, इन सारे को अगर हम ऑप्टिमाइज करके, उन्होंने फार्मूला दिया. बेसिकली उन्होंने ये बताया कि एक ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, इसका ये सेंटर है, ठीक, और ये वर्क पीस है, ठीक है, ऐसे. तो ये जब कांटेक्ट में आता है तो कुछ इस टाइप्स के चिप्स को रिमूव करता है, इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में ये चिप्स को रिमूव करेगा. आगे हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स, तो ये ऐसा कुछ करते हैं. तो ये जब कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे एक पार्टिकल्स को हम लोग लेके एनालिसिस करते हैं, एक पार्टिकल्स को ना, कि और एज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरा व्हील है, वही है, क्योंकि एट ए टाइम एक पर्टिकुलर व्हील एब्रेसिव पार्टिकल्स ही कांटेक्ट में आएगा ना, कि पूरा व्हील आता है. तो एक को लेके हम एनालिसिस करते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि पूरा व्हील ही वो पार्टिकल्स के बराबर है, और देखते हैं कि जो चिप आया उसकी थिकनेस क्या होगी, वही एनालिसिस करते हैं. तो बेसिकली जब थिकनेस की बात आ जाएगी तो हम उसको मान के चलते हैं कि थिकनेस ऑफ द मटेरियल रिमूव इन द सरफेस ग्राइंडिंग फॉर द कट डिपेंड करता है. डेप्थ ऑफ कट इन द ग्राइंडिंग्स डिपेंड्स ऑन कटिंग लोड, यानी आप कटिंग फोर्स कितना दे रहे हो, पावर ऑफ द मशीन, फिनिश रिक्वायर्ड, ठीक है. पैरेलली आप कितना फीड दिया अपने डाउनवर्ड में, ठीक है, जिसे डेप्थ ऑफ कट कहते हैं.
इसकी हार्डनेस कैसी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है, किसकी, वर्क पीस की, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस आरपीएम पे या किस वेलोसिटी पे आप इसको रोटेट करा रहे हो, वो सारी चीज़ें जो कि लोड में आ जा रहा है, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो यू कैन सी हियर इन द डायग्राम डिफरेंट कलर ऑफ डायग्राम, दिस इज abrasive grain particles in a red colors, green colors is a work piece and blue colors shown by the chips. When make a contact with this, there is a cutting force develop and that force cause of deformation in the workpiece, deformation in the workpiece and that remove a chips, that chips in the shape of triangular shape. ये जो chips हमने दिखाया, ये this is a shape triangular shape, but we consider as a rectangular shape क्योंकि उसकी thickness और width लगभग बराबर हम लोग मान लेते हैं, analysis में तो हो जाती है। This is the depth of cut, D is the depth of cut. So this is a grinding wheel abrasive particles workpiece making a contact and apply a compressive force, and this force cause a shear deformation and deformation is the cause of chip deformation. Chip अभी in the form of particles, teeny particles, small particles. ठीक है, and the length of the chip, this is a chip, ये chip का जो हमने आपको शेप दिखा दिया जो यहाँ से निकल रहा है, ये abrasive wheels particles का। ठीक है, ये डेप्थ ऑफ कट हो गया, ये इसकी लेंथ कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट लेंथ ये है L है, और D जो है एंगल है, मीन्स कि ये वर्क पीस है हमारा, वर्क पीस पे ये सेंटर से ये है और एक यहाँ से कॉन्टैक्ट ये आ रहा है, जो जितना आ रहा है इसका आप ये दिखा दो, ये दिखा दो या इतना ही दिखा दो, तो ये जो एंगल होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। कैपिटल वी वेलोसिटी जो है इसकी है, व्हील की, ग्राइंडिंग व्हील की, स्मॉल वी जो है ये इसकी है, ये स्मॉल वी इसको आप ऐसे समझ लीजिए, स्मॉल वी है इसकी वर्क पीस की। ठीक है, तो यहाँ पे अप मिलिंग और डाउन मिलिंग टाइप का कुछ केस भी रहता है, तो जो गेस क्राइटेरिया है लगभग यही थोड़ा सा चेंज होता है, तो मिलिंग मशीनिंग प्रोसेस में भी अप्लाई होता है। ठीक है, ये कैपिटल डी इसका डायमीटर हो। ठीक, तो जो लेंथ होगा चिप लेंथ, ये फॉर्मूला है उसका, एल इज अ चिप लेंथ, चिप की लेंथ कितनी है वो यहाँ से कैलकुलेट करनी, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी, लेंथ ऑफ द चिप एल है, व्हील डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ कट, स्मॉल डी डेप्थ ऑफ कट, कहीं कहीं टी भी सैम्बल यूज़ किया रहेगा तो आपको सैम्बल से कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आप जो भी सैम्बल यूज़ करेंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड या टी पी क्यू आर एस जो भी यूज़ करना, यू कैन यूज़ दैट सिंबल, बट यू कैन मेंशन हियर दैट दिस सिंबल इज बिलोंग टू दिस। ठीक है, आपको ये मेंशन करना होगा। ठीक है, अगेन मटेरियल रिमूवल रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर इस पे बात आ जाती है कि मटेरियल रिमूवल रेट कैलकुलेट करिए। तो स्मॉल बी जैसे हमने आपको बताया था किसकी थी पिछले पीपीटी में, हाँ स्मॉल बी आपका ये क्या था, वर्क पीस का था। ठीक है, तो ये स्मॉल बी हो गया। ठीक है, डी आपका डेप्थ ऑफ कट हो गया, ये दो चीज़ से फैमिलियर, बी इज अ विड्थ ऑफ कट, विड्थ का मतलब आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, विड्थ क्या था, अच्छा यहाँ पे है इस डायग्राम में, ये विड्थ ऑफ कट हो गया। ठीक है, और चिप थिकनेस रेशियो, चिप थिकनेस रेशियो जैसे आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि चिप थिकनेस रेशियो क्या होता है, अनकट अपॉन कट होता है ना टी, हाँ चिप थिकनेस रेशियो जो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में था, टी अनकट अपॉन टी कट, ये आप थोड़ा सा अगर याद हो नहीं हो तो मैं रिकॉल कर दूं कि जब भी कोई मशीनिंग होती थी तो मशीनिंग के बाद चिप थिकनेस रेशियो निकालते थे, तो जो जितना हमने इनिशियल लेवल पे डेप्थ ऑफ कट लिया वो अनकट हो जाता था, और जब कट होने के बाद जो हमारा थिकनेस आता था उसको हम ये रेशियो निकालते थे, एक रेशियो आता था और इस रेशियो को कैलकुलेट करते थे एग्जाम्पल में, और वो शेयर एंगल के कैलकुलेशन में भी हम इसकी जरूरत पड़ती थी, तो शेयर एंगल हमें निकालना होता था तो भी इस फार्मूला का यूज़ करते थे। तो एज इट इज़ यहाँ पे भी चिप थिकनेस रेशियो है कि जो कि रेशियो जो है चिप थिकनेस टू चिप विड्थ, यहाँ पे थिकनेस W है और विड्थ आपका चिप थिकनेस T है और ये विड्थ W है इसका, और इसका एक रेंज दे रखा है 10 से 20 आना चाहिए, जैसे इसका हमारा था लेस देन 1, वैसे इसका 10 से 10 के बीच में लाई करना चाहिए। ये चीज़ बताने का रीज़न यही था कि इससे यहाँ से रिलेट कर सका है क्योंकि ये लेस देन 1 है और ये 10 से 20 के बीच में, क्योंकि इस पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि इन केस ऑफ ग्राइंडिंग चिप थिकनेस रेशियो वेरीज बिटवीन 10 to 15, 20 to 15, 20 to 25 या 10 to 20 व्हाटएवर, तो इस रेशियो को आप याद रखिएगा। और एवरेज वॉल्यूम ऑफ पर चिप, मतलब एक सिंगल चिप जो है इसका वॉल्यूम कितना होगा, एवरेज वॉल्यूम की बात हो रही है, तो एवरेज वॉल्यूम 1/4 WTL। ठीक है,
विड्थ आपका हो गया, W क्या आपका चिप विड्थ हो गया, T हो गया इसकी थिकनेस, और L इसकी लेंथ, जो कि हमने शुरू में सबसे पहले शुरू में पढ़ा था अंडर रूट स्मॉल डी कैपिटल डी का जो ये था, ये वही एवरेज वॉल्यूम पर चिप। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट फार्मूले और हैं। द नंबर ऑफ चिप्स रिमूव पर यूनिट टाइम, कितने चिप्स पर यूनिट टाइम रिमूव कर रहे हैं ये जिसमें C सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कांस्टेंट है, जिसका रेंज एक वेरी करता है 0.1 to 10 mm पर mm स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ कटिंग एजेज पर यूनिट एरिया ग्रेन्स का फॉर्म्स में ये होता है। ठीक है, बाकी C के बाद B से भी, स्मॉल b से भी फैमिलियर है, स्मॉल v वेलोसिटी वर्क पीस की वेलोसिटी है, इससे फैमिलियर है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ चिप्स रिमूव पर यूनिट टाइम की, जैसे कि एक वर्क पीस है, वर्क पीस से एक बार में एक चिप्स निकला, दूसरी बार कितना निकला, तीसरी बार कितना निकला, तो आपने जो टाइम की यूनिट ली है, फॉर एग्जांपल सेकंड लिया है, मिनट लिया है या आवर्स लिया है, तो मशीनिंग टाइम जो आप दिखा रहे हो, तो उस मशीनिंग ड्यूरेशंस में कितने चिप्स रिमूव हो रहे हैं, ये उसका कैलकुलेशन है ये। ठीक है, उसमें ये आपको C को याद रखना होगा। अगर याद नहीं, आपको अगर नहीं गिवन है किसी केस में, तो आप इसके बीच का कोई भी रेंज एज्यूम करके आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो और एज्यूम का मतलब ये भी होता है कि कुछ अगर आप बुक्स को प्रेफर करेंगे तो उसमें एक टेबल फॉर्म में मेंशन भी रहता है कि किस मटेरियल्स के लिए कितना होता है, क्योंकि ये मटेरियल प्रॉपर्टीज है, तो ग्रेन्स का मतलब होता है कि मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आते हैं चिप थिकनेस, जो गेस क्राइटेरिया मेन है उस पर। ये है चिप्स थिकनेस गेस क्राइटेरिया का कंडीशन, कि जो मैक्सिमम चिप थिकनेस मिलेगी, जो हमारा यहाँ दिखा रहा था आपको हमने, या जो हम गेस क्राइटेरिया की बात कर रहे थे कि जो मैक्सिमम चिप ये है, अगर ये मैक्सिमम है या मान लीजिए इससे बड़ा कुछ मिल जाए, तो जो भी मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका मटेरियल की हार्डनेस, वर्क पीस की हार्डनेस डिक्रीज करेगी, ठीक है, तो एक लिमिट तक हमें मिलेगा, थिकनेस मिलता जाएगा ग्राइंडिंग के रिस्पेक्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है कि रबड़ की आप करोगे तो रबड़ की तो फिर वो बहुत ज़्यादा आपको थिकनेस मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि वो तो फिर वो कंप्रेस करता जाएगा और मटेरियल रिमूवल रेट और डाउन कर देगा। तो जैसे कि अगर आपको गेस्ट क्राइटेरिया ने ये बताया कि जो हम मशीनिंग कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमम मटेरियल रिमूवल रेट, क्योंकि मटेरियल रिमूवल रेट किस पर डिपेंड करेगा भाई, कितना मटेरियल रिमूवल रेट हो, जितना आप निकालोगे वही तो जाएगा, यानी जितना रिमूव करोगे वही होगा हमारा। तो उसके केस में रिस्पेक्ट में इन्होंने यहाँ पे एक डेरिवेशन करके एक क्राइटेरिया दिया, ये 4VD अपॉन कैपिटल V इंटू C इंटू R अंडर रूट D कैपिटल D इंटू स्मॉल d, ये क्राइटेरिया उन्होंने बताया, यही कहलाता है गेस्ट क्राइटेरिया। गेस्ट क्राइटेरिया, ठीक है, स्मॉल v है वर्क पीस की, कैपिटल B है व्हील की, C आपको बता ही दिया था ग्रेन्स, नंबर ऑफ ग्रेन्स कटिंग एज में जो रिमूव हो रहा है पर यूनिट टाइम में, R जो है आपका थिकनेस चिप रेशियो है, कैपिटल D डायमीटर है किसका, व्हील का, ठीक है, स्मॉल d किसका है, डेप्थ ऑफ कट का है, ठीक है, और ये आपका वही चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये आपका T थिकनेस है किसका, जो मैक्सिमम थिकनेस मिल रही है। डेप्थ ऑफ कट और थिकनेस बड़ा स्मॉल सा डिफरेंस है। अगर आप यूनिट फर्स्ट में अगर बात करेंगे कि सिंगल पॉइंट ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट टूल से, तो उस केस में हम जो डेप्थ ऑफ कट को भी अनकट के केस में कंसिडर कर लेते थे, जो कि हमने पहले आपको बताया था यहाँ पे, यही तो डेप्थ ऑफ कट है हमारा, अनकट। जितना हमने डेप्थ ऑफ कट दिया वही कटना चाहिए, और कट के निकला वो कट हो गया, बट वो एग्जैक्ट है कि नहीं, क्योंकि भाई हम तो ह्यूमन मिस्टेक्स हर जगह होती है, कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमने 0.5 mm का डेप्थ ऑफ कट दिया, जरूरी थोड़ी कि 0.5 mm ही डेप्थ ऑफ कट निकलेगा, 0.49 भी हो सकता है, 0.52 भी हो सकता है। और एक केस और है कि जैसे वो कट करके निकलता है तो इतनी हीट रहती है कि बाहर जाके एक्सपेंड करता है चिप अपने आप को, चिप एक्सपेंड करने के भी चांसेस रहते हैं, तो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका गेस क्राइटेरिया है, गेस क्राइटेरिया चिप थिकनेस का जो ये फार्मूला है, इसको आप बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और इसी पे अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इसी पे आएगा, वैसे अमूमन बहुत कम न्यूमेरिकल पे इस पे बात होती है।
अब आते हैं सरफेस ग्राइंडिंग। जो दो ग्राइंडिंग मशीनिंग हमने बात की थी शुरू में कि ये भी डिस्कस करना है। तो सरफेस ग्राइंडिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये दिख रहा होगा, ये डस्टर जो हमने, ये सरफेस पे मशीनिंग करना। अब ये सरफेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यू कैन मशीनिंग फ्रॉम अबव साइड या साइड बाय साइड या बिलो भी। इवन यू कैन ग्राइंड व्हेन योर टाइल्स, संगमरमर जो आप मार्बल को ग्राइंडिंग करते हो, दैट इज ऑल्सो ए सरफेस ग्राइंडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो सरफेस ग्राइंडिंग जो होती है एक मशीनिंग ऑपरेशंस होता है जिसमें मटेरियल रिमूवल रेट बहुत कम होता है और वी कैन यूज़ फॉर ऑब्टेन फाइन फिनिश्ड सरफेस। फिनिश्ड सरफेस ऑब्टेन करने के लिए जो हम मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं उसे हम कहते हैं सरफेस ग्राइंडिंग। ये सिंपल एक लैंग्वेज बात होगी। अगर बुक लैंग्वेज की बात करेंगे तो या फिर सरफेस ग्राइंडिंग इज द मोस्ट कॉमन ऑफ द ग्राइंडिंग ऑपरेशन। इट इज़ अ फिनिशिंग process that use rotating abrasive wheels to smooth flat surface metallic, क्योंकि वुडन के केस में हम जल्दी नहीं बात करते, लेकिन वुडन में भी अब आजकल हम सरफेस फिनिशिंग करते हैं, शाइनिंग के लिए यूज़ कर देते हैं। हार्ड वुडन जो होते हैं, सागौन वगौन की लकड़ी का घर में अगर कभी आप देखेंगे काम होता है तो उसके लिए जो ग्राइंडिंग व्हील होता है पफ टाइप का होता है, उसका यूज़ करते हैं एज अ ग्राइंडर, पॉलिशिंग के लिए, चमकाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ अ फिनिशिंग ऑपरेशन। सरफेस ग्राइंडिंग हो जाता है, सरफेस फिनोमिना होता है, मतलब सरफेस पे बात होती है। ऐसा नहीं कि इंटरनली सरफेस प्रॉपर्टी की बात होगी, नहीं, सरफेस प्रॉपर्टी की बात होगी। मटेरियल रिमूवल रेट बहुत कम होता है इसमें। ठीक है, ग्राइंडिंग रोटेटिंग व्हील होती है, रोटेटिंग व्हील के बिना ये नहीं होगा ये ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे आप इमेज देख सकते हो यहाँ पे कि ये लैब की इमेज है, ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, यही है। ठीक है, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील हो गया। ये व्हील गार्ड इसे कहते हैं, इसे व्हील गार्ड कहते हैं। जनरली जब आप कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो या अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हो तो ये सब चीज़ें आपसे बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इसे टेबल, क्योंकि ये सबको पता है कि ये टेबल है, ये बेस है, ये कॉलम है, ये क्या है नहीं पता, ये क्या करता है नहीं पता, ये क्या करता है नहीं पता। तो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि अगर आप देखो कि व्हील गार्ड क्या करेगा कि जो भी व्हील रोटेट होगी तो अगर यहाँ से पार्टिकल्स, जो टिनी पार्टिकल्स हैं, तो ये ऊपर ना जाए, ऊपर से आपकी तरफ ना है, इधर आ जाए चलेगा, इधर आ जाए चलेगा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये और ये गार्ड का काम कर रही है और ये दोनों चीज़ें गार्ड है। अगर आपको इसमें जूम आउट का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता। तो ये, हाँ, ये व्हील गार्ड का ये भी काम कर रहा है। गार्ड का, किस चीज़ के गार्ड का? जो पार्टिकल्स, जब यहाँ से वर्क पीस है, ये मैग्नेटिक चक है, ये मैग्नेटिक चक है टेबल जो हमारा। तो वर्क पीस आपने मैग्नेटिक के साथ लगा दिया तो फिर ठीक है, रिजिडली हेल्ड हो गया। अब हेल्ड होने के बाद जब यहाँ पर मशीनिंग होगी तो ये या तो व्हील इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो पार्टिकल्स को इधर फेंकेगा, टिनी पार्टिकल्स, तो ये यहाँ से रोक लेगा। तो जो भी मशीनिंग कर रहा होगा या बगल में दूसरी मशीन पर इसके पार्टिकल्स नहीं है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और छोटा छोटा पार्टिकल्स अगर आपके स्किन्स पे जाएगा तो आपकी स्किन्स को डैमेज करेगा, या आपको कहीं आँख में पड़ गया तो आँख को डैमेज कर देगा, बहुत दिक्कत हो सकती है। या इधर जाएगा तो इधर वाले पोर्शंस पे। तो ये हमने एज अ गार्ड यहाँ पे भी ये चीज़ों को लगाया हुआ है। ठीक है, ये जो फीड के लिए हमारे टेबल हैं, टेबल को लेफ्ट राइट, टेबल को अप एंड डाउन कराने के लिए ये सारे हैंडल हैं जो कि फीड कंट्रोल करते हैं हमारे, क्योंकि ये टेबल लेफ्ट राइट भी हो सकता है एंड अप एंड डाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस ग्राइंडर है। इज इट क्लियर? अगर ये बेस है, बेस से यहाँ से हमारा मोटर और पावर सिस्टम होगा, यहाँ से हमारा कनेक्टिंग है, ये पीछे पूरा हमारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, इसके पीछे वाले पोर्शंस पे। हाँ, इसको भी हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। इस जो शाफ्ट है हमारा, ये स्लॉट बना हुआ है, ये इस स्लॉट से भी हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये मतलब यूनिवर्सल टाइप का है ये हमारा सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, जिसको आप टिल्ट भी चाहो तो यहाँ से करा सकते हो, ऊपर नीचे भी करा सकते हो, जैसे कि थिकनेस वेरिएशन हुआ तो करा सकते हो। ड्रॉबैक क्या है कि अगर ये मैग्नेटिक चक है तो सिर्फ मतलब ये आयरन के वर्क पीस को ही कर सकता है। एल्युमिनियम को अगर कराना होगा, टाइटेनियम की करानी होगी मशीनिंग, तो नहीं करा पाएगा ये, क्योंकि उसमें तो दिक्कत कर जाएगा। तो फिर हमें क्या होगा, यार वो मैग्नेटिक चक को चेंज करके हमें बेंच वाइज या मैनुअल चक कुछ और टाइप का लगाना पड़ेगा। तो ये और मतलब ये इसका थोड़ा सा हमें ये है कि ये कॉस्टली भी पड़ता है मैग्नेटिक चक, लेकिन हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसको आप चेंज करना पड़ेगा अगर आपने अदर देन वो आयरन का कुछ भी, लोहे के अलावा कुछ भी और ले लिया तो। ठीक है, नॉन मेटेलिक के केस में अगर आप ग्राइंडिंग करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है कि और नॉन मेटेलिक, तो नॉन मेटेलिक के केस में अगर आप ग्राइंडिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्रिक्शन के साथ साथ हीट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पैरेलली आपको कूलेंट यूज़ करना पड़ेगा कंटिन्यूसली। अगर आपने कूलेंट यहाँ यूज़ नहीं किया
तो वो कूलेंट क्या करेगा कि जो हमारा नॉन मेटेलिक में फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को मेल्ट कराने की टेंडेंसी रखेगा और मेल्ट करा देगा। दूसरी चीज़ ये कि कूलेंट यूज़ करने का फ़ायदा ये भी है कि जो ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील में जो भी हमारा फॉरेन पार्टिकल जाके एडिशन कर रहा है, जो उस पर एक बॉन्डिंग कर रहा है, उसके बीच का जो सरफेस रफनेस है उसको डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे उसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स भरते जाएंगे, बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स जो यहाँ से निकल रहे हैं वो भरते जाएंगे तो सरफेस रफनेस को कम करते जाएंगे। और हमें ग्राइंडिंग व्हील के केस में तो सरफेस रफनेस मैक्सिमम चाहिए, तभी हमारा मशीनिंग परफॉर्म होगा। तो वो सरफेस रफनेस कम करेगा, फिर हमें ड्रेसिंग करनी पड़ेगी उसकी। तो ड्रेसिंग ना करना पड़े इसलिए हम कूलेंट यूज़ करते रहते हैं किसी भी ग्राइंडिंग ऑपरेशन में। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम था, आप इसको देख सकते हैं। व्हील हेड जिसे गार्ड, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील हो गया, ये कॉलम हो गया, ठीक है, ये फीड हो गया अप एंड डाउन जैसा मैंने बताया था। ये लॉन्गिट्यूडनल फीड हो जाएगा यहाँ से। वर्क पीस है, वर्क पीस को आप लेफ्ट राइट कर सकते हो। क्रॉस स्लाइड है, इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, ऐसे भी, इस डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन में भी इसको। ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये वाई हो गया और ये जेड डायरेक्शन हो गया। इन 3 डायरेक्शंस में आप इसको मूव करा सकते हो। इसमें कूलेंट ट्यूब का भी दिखा रखा है, मेंशन कर रखा है। कूलेंट ट्यूब भी है जो यहाँ से, ये कूलेंट ट्यूब का रो है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, यानी वर्कपीस और ग्राइंडिंग व्हील पे ये पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब सरफेस ग्राइंडिंग को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। बेसिकली वैसे तो बहुत सारे इसको डिवाइड किया गया, जो बेसिक्स है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और चारों में जो डिवाइड किया गया है, अगर आप 4 के इमेजेस देख सकते हैं कि ये पोजीशंस किसकी, व्हील के शाफ्ट की पोजीशंस। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। दूसरा वर्क पीस की पोजीशन। इन्हीं 2 पे 4 कैटेगरीज बनाएगी। जैसे अभी हमारा क्या है, ग्राइंडिंग व्हील है, ये सॉफ्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पे, यही है ना आपका सॉफ्ट, ये ठीक हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पे, और ये वर्टिकल पोजीशन पे आ गया। अब यानी यहां से अगर हम, ये ग्राइंडिंग सरफेस है, ठीक है, ये वर्टिकल ग्राइंडर हो गया। ठीक है, वर्टिकल, ठीक है, स्पिंडल के साथ ग्राइंडर हो गया। और ये ग्राइंडर है हमारा, ये ग्राइंडिंग व्हील का काम कर रहा है, ये पेरिफेरल, तो ये हॉरिजॉन्टल स्पिंडल ग्राइंडर हो गया। तो 2 ये हुआ। अब 2 के साथ 2 और हम जोड़ेंगे तो परम्यूटेशन करके बना देंगे। तो जैसे क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल स्पिंडल होगा एंड रेसिप्रोकेटिंग टेबल, ये टेबल हो गया रेसिप्रोकेटिंग, ऐसे रेसिप्रोकेटिंग कर रहा है, ये मोशंस कर रहा है, ऐसे समझिए आप। तो हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, रेसिप्रोकेटिंग टेबल, ठीक है। वर्टिकल स्पिंडल और रेसिप्रोकेटिंग टेबल, वर्टिकल स्पिंडल, रेसिप्रोकेटिंग टेबल, ठीक है, ऐसे किया। जैसे आप घरों में मार्बल या टाइल्स की जो चीज़ें साफ होती हैं तो क्या करता है, वर्टिकली तो रहता है, वो जो चीज़ें काम करता रहता है, ठीक है। और ये सरफेस ग्राइंडर आपने देखा ही, अभी दिखाया था, तो सरफेस ग्राइंडर का एग्जांपल हुआ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल स्पिंडल और रोटेटिंग टेबल जैसे कि ये रोटेटिंग करता है, ये रोटेटिंग करता जा रहा है, ठीक है। कोई हमारा ऐसा है ड्रम टाइप का है जिसकी थिकनेस ज़्यादा है, या कोई बैरल टाइप की है जिस पर बनी हुई बैरल शेप की है, तो उस पर क्या होगा कि हम ऐसे इसको रोटेट कराते जाएंगे, ये इस पर जैसे ये ऐसे करता जाएगा, ऐसे ये ऐसे ऐसे ग्राइंडिंग होती जाएगी, ठीक है। अब यही हॉरिजॉन्टल भी होगा, तो हॉरिजॉन्टल में ऐसे चलेगा, ये चलता जाएगा, और जितने नंबर ऑफ पेंस शेप के होंगे वो ऐसे मशीनिंग होती जाएगी। तो ये जैसे ये शेप है, इसको हमें करनी है तो हमको इसको सरफेस पे करना, तो हमको यही करना, यूज़ करना पड़ेगा, वर्टिकल करना पड़ेगा, ठीक है, सरफेस पे। तो ये हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, वर्टिकल स्पिंडल, ठीक है, रोटेटिंग टेबल, रेसिप्रोकेटिंग टेबल। तो एक बार हॉरिजॉन्टल के साथ होगा रोटेटिंग टेबल, रेसिप्रोकेटिंग टेबल, एक बार वर्टिकल के साथ होगा रोटेटिंग टेबल और रेसिप्रोकेटिंग टेबल, यानी 4 टाइप के बेसिकली ऑपरेशंस हैं। अब ये डायग्राम से और आपको क्लियर हो जाएंगे ये, ठीक है। दोनों हॉरिजॉन्टल के केस है, ये रेसिप्रोकेटिंग का केस है और ये रोटेटिंग का केस है, देख सकते हैं आप। जैसे ये बेयरिंग है, बेयरिंग को करना है हमें ऐसे, ठीक है, कोई ऐसा कॉलर है, वॉशर है, कुछ भी हो, ठीक है, ये है रोटेटिंग का केस है, ठीक है, ये रोटेटिंग का केस है कि रोटरी टेबल, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रोटेटरी टेबल का, ठीक है। वर्टिकल का केस है, ये देखिए आप, वर्टिकल का केस है, बट ये ब्लॉक डायग्राम ऊपर ऐसे दे रखा है कि आप ये मान के चलो वर्टिकल का केस रहेगा तो ऐसे वर्कपीस को रोटेट कराना होगा, ऐसे ये डायरेक्शन होगा। तो ये उसके 4 ऑपरेशन है, किसके, सरफेस के। मेन इंपॉर्टेंट 4 यही हैं, उसके बाद जितने भी आप बाद में क्लासिफाइड करना चाह रहे हो, जैसे आप बनाना चाह रहे हो बनाते जाओ। अब आते हैं सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग पे। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग बेसिकली सिलेंड्रिकल वर्ड नाम यूज हो रहा है, वो यहाँ सरफेस पे बात हो रही है, यहाँ सिलेंड्रिकल पे बात हो रही थी। तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में क्या करते थे, यूज टू शेप आउट द
एन ऑब्जेक्ट विच इज शेप इज अ सिलेंड्रिकल, बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप की बात होती है। इसका सेंटर ऑफ एक्सिस होना चाहिए कहीं पे, जैसे ये वर्क पीस है हमारा तो इसका सेंटर ऑफ एक्सिस ये है ना, तो सेंटर ऑफ एक्सिस ऐसा कुछ होना चाहिए तभी होगा। विल रोटेट होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी रोटेट होना चाहिए। ये 4-5 पॉइंट्स हैं, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ उस चीज़ को। द वर्क ऑब्जेक्ट मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग, कॉन्स्टेंटली मतलब कि एक कॉन्स्टेंटली ऐसा नहीं कि कभी 200 आरपीएम, कभी 250, कभी 300 कर दिया, नहीं, ये जो आपकी है कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए। ग्राइंडिंग व्हील मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग, विल भी रोटेट करना चाहिए। ये पॉइंट्स मैंडेटरी है किस केस में? सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के केस में, ठीक है। इफ फेड टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द वर्क पीस, ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, ये है हमारा ग्राइंडिंग व्हील। इसमें से जो ग्राइंडिंग व्हील है ये अप एंड डाउन इसके साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूस टच में होना चाहिए भाई, ठीक है। आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, ठीक है। इंटर द वर्क द ग्राइंडिंग व्हील इज अ ट्रवर्स विद द रिस्पेक्ट टू द अदर, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट्स हैं, ये ग्राइंडिंग व्हील्स के, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील्स की कंडीशंस हैं। अब ये होता है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में क्या मैंने आपको बताया कि इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, स्मॉल वी, इसकी कैपिटल वी, ठीक है। आप यहाँ से मशीनिंग स्टार्ट की हो, यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रवर्स करते हुए लेके जा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 mm का चाहिए तो 2 mm का फीड एक बार में तो दोगे नहीं, 0.4 या 0.3, 0.5 का दोगे तो 0.5 का दिया, फिर अवे किया, फिर 0.5 का दिया, फिर अवे किया, 0.5 का दिया, ऐसे 4 बार करोगे तो ये कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, ठीक है। जो हमने आपको पॉइंट्स बताए थे कि ये, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील ये भी रोटेट करेगा कॉन्स्टेंटली, वर्क पीस ऑब्जेक्ट ये भी रोटेट करेगा, ठीक है। फीड हम देते रहेंगे, ठीक है, अवे और इन और आउट करते रहेंगे, मतलब देते रहेंगे, ठीक है, ट्रवर्स भी करते रहेंगे। तो ये है कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, इसका इसी कंडीशंस को फुलफिल किया तो ये सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग हुआ। सिलेंड्रिकल शेप की ग्राइंडिंग कराता है। अब सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग जो होता है सिलेंड्रिकल शेप के साथ साथ एज वेल एज कॉनकेव कॉन्वेक्स शेप के लिए भी होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग इनर भी होता है और आउटर भी होता है, जैसे बैरल हुआ गन की या तोप के बैरल जो होते हैं उनके लिए भी हमें सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग उस शेप का भी हम कर सकते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग आपका एक्सटर्नल हुआ और ये इंटरनल हुआ, ठीक है। ये वर्क पीस है, वर्क पीस के इंटरनली में जो हमें करना है ये इनर इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग हो गया, ठीक है। थैंक यू। ये आपका सरफेस ग्राइंडर और सिलेंड्रिकल ग्राइंडर कंप्लीट हो गया और ये सारे रेफरेंसेस हैं जो हमने पिक किए थे जहाँ से ये सारी चीज़ें, इमेजेस और ये बाकी चीज़ें, डेटा। थैंक यू।